हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं होम मैनेजमेंट की। होम मैनेजमेंट में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है होम डेकोरेशन का। हम अपने घर को किस तरह से सजाते हैं। तो हम अपने घर को सजाने के लिए रंगों का इस्तेमाल करते हैं, फर्नीचर व्यवस्था करते हैं, कारपेट का इस्तेमाल करते हैं, कर्टेन्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, साथ ही साथ हम पुष्पों से अपने घर को सजाने का कार्य करते हैं। तो इससे पहले जो आपकी क्लास हुई थी, यानी कि जो कल की क्लास हुई थी आपकी, आपने उसमें फर्नीचर के बारे में समझा था। फर्नीचर आपने देखा था कि हम फर्नीचर का महत्व क्या होता है, मतलब चाहे वो रहन-सहन के सुविधापूर्ण बनाने के लिए किया जा रहा हो या सज्जा के दृष्टि से हो या हमारे जो सामान हैं उनको संग्रह करने की दृष्टि से हो या फिर आपके समय और शक्ति को बचाने की दृष्टि से हो, चाहे फिर वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हो। हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। फिर साथ ही साथ हमने फर्नीचर के थोड़े-से इतिहास के बारे में बात किया था, जिसमें हमने देखा था 4 प्रकार की शैलियों को। जो विदेशी शैलियाँ थी, वो 4 प्रकार थी, जिसमें आपने रिनेसेंस की बात की थी, जो कि 1400 से 1800 शताब्दी के मध्य विकसित हुई थी। कहाँ पर? तो ये आपकी इटली में हुई थी। फिर आपने बारोक शैली के बारे में बात की, ये भी इटली में ही विकसित हुई थी, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड था, वो 1550 से लेकर 1750 था। फिर हमने रोकोको शैली के बारे में बात की थी, जिसका विकास जो हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। इसका टाइम पीरियड 1715 से लेकर 1775 था। और लास्ट में हमने चर्चा किया था न्यू क्लासिक के बारे में, ये भी फ्रांस में ही विकसित हुई थी। बट जो इसका टाइम पीरियड था वो 1775 से लेकर 1800 के मध्य हुआ था। यानी कि जब आपका रोकोको शैली समाप्त हुआ 1775 में, तब नियो क्लासिक शैली का विकास हुआ और ये चला 1800 ईस्वी तक, शताब्दी तक। अब हम बात कर लेते हैं आज अपने पुष्प व्यवस्था की। किसकी बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं पुष्प व्यवस्था के बारे में, यानी कि फ्लावर डेकोरेशन के बारे में, फ्लावर अरेंजमेंट के बारे में। ठीक? पुष्प व्यवस्था यानी कि फ्लावर अरेंजमेंट, और हम पुष्प सज्जा की बात कर रहे हैं तो फ्लावर डेकोरेशन हो गया। आपको पता है, अच्छा ये बताइए, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे फूल ना पसंद हो? अब किसी एक फूल से अगर एलर्जी हो तो वो बात अलग की बात है। बट यहाँ पर कोई ऐसा है जिसको फूल ना पसंद हो? तो हर एक व्यक्ति फूलों में रुचि रखता है, हर एक व्यक्ति को फूल अपने तरफ आकर्षित करते हैं, फूल आपके मन को मोह लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फूल को देखकर आनंद लेते हैं, कुछ सूंघ कर और कुछ उसे छूकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसकी कल्पना शक्ति तेज हो, जो कलाकार हो और प्रयोग करने का उत्सुक हो, वो इसे सुंदर रूप देने की कोशिश करता है। हम सब हैं, फूल हम सब देखते हैं, खुश हम सब होते हैं। बट आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, इन्हीं फूलों से ऐसी कलाकृतियाँ उत्पन्न करते हैं, ऐसी कलाकृतियाँ बनाते हैं जो कि आपके मन को और मोह लेते हैं और वो और भी शोभनीय लगने लगते हैं, आपको बहुत ही आनंद प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो ये जो पुष्प व्यवस्था है, ये पुष्प व्यवस्था की कला में कोई गुप्त रहस्य नहीं है और ना ही इसके कठोर और कोई निश्चित नियम बनाए गए हैं। ऐसी व्यवस्था जिसे किसी व्यक्ति ने अपने मौलिक रूप में प्रस्तुत किया और वो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व और मौलिकता को परिवर्तित करता है। आपको पता है कि पुष्प व्यवस्था की कला कोई महँगी कला नहीं है। इसके लिए किसी विशेष उपकरण को खरीदने के लिए पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। फूल तो आप अपने घर में, गलियारों में लगाकर अपने घर की शोभा को बढ़ा सकते हैं, अपने मन को शांत रखने का कार्य कर सकते हैं। तो ये जो पुष्प व्यवस्था है, अगर इसकी हम शाब्दिक अर्थ समझें, मतलब अगर पुष्प व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ समझा जाए तो क्या होगा? पुष्प व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ होता है पुष्पों द्वारा की गई व्यवस्था,
जैसे आपने जब गृह सज्जा की बात की थी, तो हमने वहाँ भी आपको एक ही चीज़ बोला था कि आपको अपने गृह में जो भी चीज़ें हैं, उनको व्यवस्थित ढंग से रखना ही आपका गृह सज्जा होगा। तो उसी तरह से जब पुष्प व्यवस्था की बात करेंगे, तो पुष्प व्यवस्था का अर्थ होगा पुष्पों के द्वारा की गई व्यवस्था। व्यवस्था शब्द का तात्पर्य क्या हुआ? व्यवस्था विचार पूर्वक किया गया कार्य होता है। जब व्यवस्था हम उसे कहेंगे जब हम विचार पूर्वक कोई कार्य करते हैं, ठीक? जब हम पुष्प और पुष्पों से संबंधित सामग्री को विचार पूर्वक किसी आकार में प्रस्तुत करते हैं, तो वो कला पुष्प व्यवस्था, पुष्प सज्जा या फिर पुष्प विन्यास कहलाता है। आप जब सोच विचार कर पुष्पों को एक एक तरीके से रखते हैं, व्यवस्थित करते हैं, सही ढंग से रखते हैं, तो यही आपकी पुष्प व्यवस्था कहलाती है। जैसे फूल हो गए, पत्तियाँ हो गईं, सूखी लकड़ियाँ हो गईं, अन्य कुछ वस्तुओं का ये जो करीने होते हैं, इनसे आप सजाकर किसी पात्र में रखना ही आपका पुष्प सज्जा कहलाता है। ठीक? आपने अलग-अलग जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं, इन सभी ने अपने-अपने हिसाब से पुष्प सज्जा के बारे में कुछ न कुछ कहा है। तो ये तो हमने एक शाब्दिक सा अर्थ समझ लिया कि पुष्प व्यवस्था का अर्थ क्या है। अब ज़रा हम इसके इतिहास पर चलते हैं। तो ये जो पुष्प व्यवस्था का इतिहास है, वैसे तो आपको देखने को मिलेगा भारत में, मिस्र में। अगर हम भारत की बात करें, तो मानव ने जब से रंग और खुशबू को पहचाना है, तब से ही वो फूलों का उपयोग करना जानते हैं। ये आज से नहीं प्रयोग हो रहा है। फूल ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आ गया है कि हमने अरे फूल देख लिया, हमने फूल सीख लिया, हमने फूल को सजाना देख लिया। ये बहुत पहले से चला आ रहा है, जब से मानव ने रंगों और खुशबू को पहचानना शुरू किया है, तब से ही वो फूलों का उपयोग भी कर रहा है। फूल प्रकृति के द्वारा दिया गया एक उपहार होता है, जो कि पूरे विश्व में अपनी खुशबू, अपने सौंदर्य, अपने गुण और अपने बहुत सारे उपयोग, हम फूल का उपयोग कहीं एक जगह नहीं करते हैं। तो इसके बहुत उपयोग होते हैं। बहुत प्रयोग के कारण ये बहुत कह सकते हैं एक प्रकार से बहुत लोकप्रिय है। अच्छा, आपके घरों में कोई भी ऐसा कार्य, अगर हम बात करें कि खुशी से लेकर गम तक कोई भी कार्य हो, तो हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं। अब अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरीके से हम फूल का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ फूल नहीं होते, वहाँ मानव जीवन बहुत ही एक प्रकार से नीरस लगता है। अनादिकाल से लेकर वर्तमान युग के कथा साहित्यों में, चाहे वो रामायण की बात की जाए, चाहे महाभारत की बात कर लें हम, चाहे हम उपनिषद की बात कर लें, फूलों और उनकी जो अनूठी छटा है, वो आपको देखने को हर जगह मिलता है। अच्छा, क्या आपको महाभारत, रामायण, उपनिषद इन सब में फूलों का ज़िक्र नहीं मिलता है? मिलता है। तो ये आज के हैं? नहीं। तो फूलों का जो इतिहास है, ये आज से नहीं अनादिकाल से चलता आ रहा है। भारतीय मन आदिकाल से ही सौंदर्य प्रेमी रहा है। हमारी संस्कृति में पुष्प हो गए, पुष्प जो हैं ये सौभाग्य, मंगल, समृद्धि, आनंद इन सब का हम प्रतीक मानते हैं। आप शादी में जाते हैं, कुछ ना लेकर जाएँ, एक फूलों का गुच्छा लेकर जाते हैं। अगर कुछ नहीं ले जाते हैं, तो आप एक छोटा-सा बुकेट लेकर जाते हैं। अब ये बुकेट कौन से होते हैं, इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये सब एक आपके फूल के सज्जा के प्रकार होते हैं। आप पूजा अर्चना करने जाते हैं, वहाँ भी फूल लेकर जाते हैं। आप अगर रंगोली बना रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप फूलों का इस्तेमाल कर लेते हैं। इनफैक्ट अगर आपको बहुत जल्दी है और आपको अपने घर को डेकोरेट करना है, तो आप रंगोली की जगह आप किसको लाते हैं? आप पुष्पों से ही रंगोली बना देते हैं। आपका काम अच्छा हो जाता है और जो उसकी खुशबू होती है, वो आपके दिलो-दिमाग पर बहुत अच्छे से अपना कब्ज़ा करती है, हम ये कह सकते हैं, ना? तो अगर ये तो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे। ऐसे ही आपका इजिप्ट में भी अगर बात करें, तो इजिप्ट यानी कि जिसे हम मिस्र कहते हैं, तो यद्यपि पुष्प व्यवस्था का इतिहास ये प्रमाणिक और क्रमबद्ध नहीं है, फिर भी माना जाता है कि 3500 ईसा पूर्व मानव ने पौधों में रुचि लेना शुरू कर दिया था।
जो इजिप्ट के स्तूप हैं, स्तूपों पर पुष्प और पत्तियों की खुदाई की खोज आपको 2400 ईसा पूर्व देखने को मिली थी। तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है। अब हमारे ये तो हमने समझ लिया, जैसे हमें समझना भी ज़रूरी है कि क्या हमारे भारत में पुष्प व्यवस्था नहीं होती थी, या क्या हमारे भारत में आदिकाल के लोग पुष्पों में रुचि नहीं लेते थे? लेते थे। बट हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। अब आप कहेंगे फिर आप इतना देर से क्यों बोल रही थी? अरे भाई, अपना इतिहास भी समझना ज़रूरी है थोड़ा-सा। वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो इसीलिए बस हमने आपको एक छोटी-सी कहानी बता दी। अब हम बात करते हैं जो हमसे पूछा जाता है और बार-बार पूछा जाता है कि जो पुष्प सज्जा का आरंभ हुआ था, पुष्प सज्जा का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था चीन में। चीन में ये चीन में आपका 6ठी सदी से बौद्ध भिक्षुओं ने पुष्प सज्जा को जन्म दिया था। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो चीन में कैसे शुरुआत हुई? तो 6ठी शताब्दी में चीन के जो महाराजा थे, महाराजा को सपना आया और इस सपने के कारण उन्होंने भारत में अपने संदेशवाहक भेजे और बौद्ध भिक्षुओं और पुस्तकों को अपने देश पुनः बुला लिया, जो बौद्ध भिक्षु थे। और इसे चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार हुआ और वहाँ से कोरियन और जापान तक ये फैले। तो जो चीन होता है ना, ये जो चीन है, ये अपनी जानकारियों को गुप्त रखना चाहता है। ये जैसे आपने रेशम में सुना था। अच्छा, यहाँ पर याद आया रेशम। चीन, आपको पता है कि चीन जो है वो रेशम का जन्मदाता है, ठीक? आप हमें बताइए, रेशम से संबंधित 4-6 क्वेश्चन बताइए और ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे पहले आप बताएँगे कि चीन की रेशम की देवी हम किसे कहते हैं? रेशम की देवी कौन है? साथ ही साथ रेशम में पाया जाने वाला गोंद कौन-सा है? रेशम के जो कीड़े होते हैं उसको हम क्या खाते हैं, क्या कहते हैं? रेशम के कीड़े किन पत्तियों को खाकर पलते हैं, ठीक? साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो रेशम में हम एक विशेष प्रकार की परिचर्या करते हैं। जो जो आपका ऐसी कौन-सी परिचर्या है, जो कि आप जब रेशम का भार कम हो जाता है, तो उसके लिए आप वो परिचर्या करते हैं? एक बार हमें उसका नाम बता दीजिए, ठीक? ख़ैर, ये तो हम बात कर लिए थोड़ा-सा रेशम के बारे में। तो जो ये जो चीन में क्या हुआ? चीन में इसका विकास हुआ। जो पुष्प सज्जा है, इसका विकास चीन में हुआ। फिर जापान ने इसको प्रचार-प्रसार का इसके काम किया। तो विकास कहाँ हुआ? चीन में हुआ। ये 2 क्वेश्चन हैं, दोनों में अंतर समझने की कोशिश करिएगा। विकास कहाँ पर हुआ? जन्म किसने दिया? तो वो चीन ने दिया था। और जो प्रचार-प्रसार का कार्य किया गया, वो जापान के द्वारा किया गया। यानी कि 16वीं शताब्दी में जापानियों द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने के बाद अपने धार्मिक कार्यों में इसका प्रयोग उन्होंने करना शुरू कर दिया। यद्यपि जापानी लोग पहले से ही कला में निपुण थे, फिर भी उन्होंने इस कला को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया और ये सज्जा मंदिरों से आगे बढ़कर शाही परिवारों में होता हुआ जनसाधारण लोगों तक भी ये लोकप्रिय हो गया, आपके और हमारे घरों में भी लोकप्रिय हो गया। जब इसकी स्टार्टिंग हुई, तो स्टार्टिंग में इसका प्रचार-प्रसार उतना नहीं था, बहुत धीमे हो रहा था। जापानियों ने इस कला का विकास उच्च स्तर पर किया और उन्होंने पुष्प सज्जा के कई विभिन्न स्कूल भी खोले और उन्होंने इस कला के क्षेत्र का प्रभाव पूरे विश्व में फैला दिया। अगर चीन का बस चलता ना, तो वो सिर्फ अपने में ही समेट कर रखता, लेकिन ये जापान ने प्रचार प्रसार का कार्य किया और पूरे देश में ये फैलाया जाने लगा। धीरे धीरे हर जगह, चाहे यूरोप की बात हो, अमेरिका की बात हो, तो हर जगह होने लगा। भारत में आजकल इस कला का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। स्थान-स्थान पर इसके पाठ्यक्रमों के द्वारा इस कला को भी सिखाया जा रहा है। पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से भी जनजीवन में इसके महत्व के बारे में बताया जा रहा है। तो आजकल ये आंतरिक सज्जा का एक एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही अनिवार्य पार्ट बन गया है।
बिना फूलों की हमारी सज्जा तो अधूरी ही लगती है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से विशेष रूप से ऐसे फूलदान बनने लगे जिसमें पुष्प सज्जा की जाती थी। मतलब पुष्प सज्जा के लिए हम एक अलग प्रकार के फूलदान का इस्तेमाल करने लगे। साथ ही इस कला को मकान के वैज्ञानिक ऊष्मा और वायु विजन के ध्यान में रखकर भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। पुष्प सज्जा कला का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई व्यक्ति अध्ययन और अनुभव के द्वारा इस रचनात्मक योग्यता का विकास कर सकता है और ये सांस्कृतिक विकास का एक साधन है जिसे बिना गृह कार्य में बाधा डाले कोई भी गृहिणी आराम से सीख सकती है। अगर इस कला के विकास में आर्थिक पक्ष बाधक नहीं होते हैं। आपको पता है कि सड़क के किनारे की घास, पत्तियां, रसोई के पात्र पुष्प सज्जा में उपयोग में ला सकते हैं आप। पुष्प सज्जा सहानुभूति का एक माध्यम होता है और व्यक्ति को दुख और परेशानी को दूर करने का भी कार्य करता है। अच्छा, आपने एक चीज बहुत नोटिस किया होगा, अगर जैसे कोई हॉस्पिटल में है तो हम उसके लिए बुकेट लेके जाते हैं, फूल लेकर जाते हैं, क्यों? ये आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है। अगर आप किसी से खुश हो रहे हैं तब भी उसको फूल दे देते हैं, आपको सजाना है तब भी आप फूल दे देते हैं। तो ज़रा हम ये भी देखते हैं कि इन फूलों का महत्व क्या है? क्यों इतना हम पुष्प सज्जा पर जोर दे रहे हैं? हर जगह पुष्प सज्जा, हर जगह पुष्प सज्जा। मंदिर मस्जिद में बात करें तो फर्नीचर आपको ना देखने को मिले, पर्दे आपको ना देखने को मिले, बट पुष्प सज्जा ज़रूर देखने को मिलेगा। कहीं कहीं हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं, वहाँ भी आप पुष्प लेकर जाते हैं। कहीं किसी का स्वागत करना हुआ, तब भी हम पुष्प लेकर जा रहे हैं। अब पुष्प लेकर हर एक पुष्प की अपनी-अपनी एक अलग अलग अस्तित्व होता है। जैसे अगर आप किसी को खुशी में फूल दे रहे हैं, तो आप कभी भी सफ़ेद फूल नहीं देंगे। ये बात आप सभी जानते हैं कि सफ़ेद फूल क्या है, शांति का प्रतीक है। अगर कहीं पर हम अंत्येष्टि में जा रहे हैं, तो हम सफ़ेद फूल लेकर जाते हैं। तो फूल भी काफ़ी कुछ कहते हैं। ज़रा हम समझते हैं कि इन फूलों का महत्व क्या है? फूलों का महत्व क्या है? अगर हम पुष्प सज्जा के महत्व की बात करें, तो इसका महत्व किसी एक क्षेत्र में नहीं है। एक्चुअली मुझे लगता है ये फ़ॉन्ट आपके लिए छोटा होगा, बट थोड़ा-सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा यहाँ पर। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है? अगर हम बात करें स्वास्थ्य की दृष्टि से, ठीक? तो पुष्प हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी में आपका सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया है कि पुष्प और पत्तियाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम होते हैं, क्योंकि इनमें दिन के समय हवा को ताज़ा करने की प्रवृत्ति होती है और कुछ प्रकार के पौधे के तने और पत्तियाँ कुछ रोगों को ठीक करने का भी कार्य करते हैं। कुछ पुष्पों के पुष्पदल, जैसे कि हम बात कर लें चमेली की, गुलाब की, तो ये सब अगर आपके मस्तिष्क में थकान है, तो ये थकान को दूर करने का कार्य करते हैं, निराशा को दूर करने का कार्य करते हैं, आपके मूड को चेंज करने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है सौंदर्य की दृष्टि से। तो फूल क्या करते हैं? फूल जीवन में खुशियाँ और आनंद देते हैं और उसका रूप जीवन की एक रसता और शुष्कता को भूलने में भी सहायता करते हैं। एक ये एक साथी के रूप में भी होते हैं। कुछ पुष्प, जैसे कि अगर हम बात करें डेज़ी, इनकी ओर अगर हम देखें तो ऐसा लगता है जैसे वो हमारी तरफ देख रहे हैं। जब हम उद्यान में या बगीचे में अपने बालकनी में जहाँ पर आपने फूल लगाया है, वहाँ पर जब हम घूमते हैं, तो पुष्पों के जो रंग होते हैं, चमकदार रंग होते हैं, देखकर हमारा जो अकेलापन होता है, जो नीरसता होती है, वो सब दूर होने लगती है और हम अकेलेपन में नहीं रहते हैं। हमें बहुत खुशी का अनुभव होता है वहाँ पर। हमारे मन मस्तिष्क में ये सुंदरता भरने का कार्य करते हैं। अगली अगर हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है?
तो फूल जो होते हैं, फूल किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क को बहुत ही प्रभावित करते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि जीवन कैसे जीना है। ताजे फूल देखने वाले व्यक्ति को आनंद, प्रसन्नता ये सारी चीज़ें मिलती हैं। उसे जिस प्रकार आप उसी प्रकार जैसे जैसे प्रकाश शुद्ध और सात्विक जीवन खुशी और आनंद से जीता है, कोई भी व्यक्ति सूखे फूल की परवाह नहीं करता है। उसी तरह से जब व्यक्ति वृद्ध और कमज़ोर होता है, तब कोई उसकी परवाह नहीं करता है। व्यक्ति को जीना चाहिए, जीने की लालसा होनी चाहिए, जीने की इच्छा होनी चाहिए। फूल हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। अगर हम बात करें सजावट की दृष्टि से, तो इसका तो कोई और छोर ही नहीं है। मतलब वर्तमान समय में पुष्पों का आंतरिक सजावट में बहुत ज़्यादा हम इसको महत्व दे रहे हैं। एक बुद्धिमान गृहिणी में सामान्यतः सुंदरता की इच्छा होती है और वो चाहती है कि उसका जो घर है, वो सजावटी लगे, सुंदर लगे। तो वो करती क्या है? तो जब वो सुंदर चाहती है, तो वो अपने घर को पुष्पों के द्वारा सजा सकती है। अपने घर में अलग-अलग प्रकार के पुष्प व्यवस्था करके वो अपने घर को और भी सुंदर बना सकती है। ठीक? अगला है आपका व्यक्तित्व की दृष्टिकोण से। अगर हम बात करें व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से, तो ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है व्यक्तित्व की दृष्टि से पुष्प सज्जा, किस तरह से महत्वपूर्ण है? फूल सजाने में सुंदरता के साथ-साथ व्यक्तित्व भी होता है। पुष्प सज्जा करने वाला व्यक्ति प्रैक्टिस के द्वारा अपने स्वयं के मूड को अपने संगठन में अभिव्यक्त करता है। जब कोई पुष्प सज्जा की जाती है तो अपने मूड के अनुरूप नाम या भाव चुनाव करके एक निश्चित व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने का कार्य किया जा सकता है। साथ ही साथ संतुष्टि की दृष्टि से, अब संतुष्टि की दृष्टि से क्या महत्व है इसका? तो अगर संतुष्टि की दृष्टि से बात की जाए, जब कोई व्यक्ति पुष्प सज्जा की रचना करता है, तो उसे अधिक संतुष्टि मिलती है। आप कोई कार्य कर लें, अगर आप फूलों के पास पहुँच गए हैं, तो आपका मन मस्तिष्क वैसे ही खुश हो जाता है। संतुष्ट व्यक्ति जीवन में सफल होता है, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, अपने लक्ष्य पर वो जल्द पहुँचने की कोशिश करता है और पहुँच भी जाता है। अगर आपके जीवन में असंतुष्टि है, आप संतुष्ट नहीं हैं, तो ना तो आपको आपका लक्ष्य मिलेगा और ना ही आप जीवन में अब जब लक्ष्य नहीं मिल रहा है, आप एक प्रकार से अच्छा ये आपने ज़रूर देखा होगा जब कभी आप बहुत उदास होते हो, वजह कोई भी हो, उदासी की वजह कोई भी हो, आप एक बार फूलों के बगीचों में पहुँच कर देखिए, आपका मन अपने आप ही खुशहाल हो जाएगा। आप अकेले में रहिए, आप घर पे हैं, परिवार वालों के साथ हैं, हो जाता है कभी-कभी इंसान को परिवार में रहकर भी वो अकेला-अकेला महसूस करता है। ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। तो ऐसे में अगर आप कभी फूलों के बगीचे में जाइए, वहाँ पर बैठिए, जो फूलों की खुशबू है, जो चिड़ियों की चहचहाहट है, जो वहाँ पर पंछियाँ बोलते हैं, इनसे आपका मन बहुत ही संतुष्ट होता है, आपको आपके अंदर का जो अकेलापन है, वो दूर होता है। तो ये आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने में चाहे मानसिक स्वास्थ्य की बात करें या फिर हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें, फूल हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि फूलों के बिना जीवन अधूरा-अधूरा सा है, तो ये कोई गलत नहीं है, ये सच है। आप कभी औषधि के रूप में फूल का प्रयोग करते हैं, कभी अपने मन को संतुष्ट करने के लिए फूल प्रयुक्त करते हैं, कभी आप दूसरों को प्रसन्न करने के लिए फूल का प्रयोग करते हैं, कभी आप सजावट की दृष्टि से फूल का प्रयोग करते हैं, तो आप फूल ऐसे ही फूल आपके जीवन में हमेशा खुशहाली ही लाएँगे। किसी भी दृष्टिकोण से आप फूल का उपयोग करें बट आप फूल का उपयोग तो करते ही करते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि इतने पुष्प प्रेमी होंगे कि वो गुलाब के फूल को अपने पुस्तकों के बीच में ज़रूर रखते होंगे या आपने कभी न कभी ज़रूर रखा होगा, राइट? आप सभी ने अभी मान लीजिए आप ऐसे हैं कि आप कहते हैं कि फूल नहीं तोड़ना चाहिए, बट आप सभी ने कभी न कभी गुलाब के फूल को ज़रूर अपने बुक के अंदर रखा होगा और जब वो सूख गया होगा तो आपने देखा होगा।
हमने तो ऐसा किया है, आपने किया है कि नहीं किया है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये छोटी-छोटी बचपन की यादें होती हैं, जो कि कभी-कभी हमें याद आती हैं और इनको याद भी करते रहना चाहिए, ठीक? अब हम बात कर लेते हैं आर्थिक दृष्टि से। तो आर्थिक दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है? कोई व्यक्ति इस कला में प्रशिक्षण अगर प्राप्त करता है तो ये उसके रोजगार का साधन बनता है। आपके घरों पर मेहंदी हो रही है, पुष्प सज्जा हो रही है, आप डेकोरेट नहीं कर रहे हैं, कोई बाहर वाला आकर आपके घर में डेकोरेशन कर रहा है फूलों से। आपके यहाँ शादी होती है, शादी में जो भी फूल, अब जैसे हल्दी से लेकर हल्दी, मेहंदी, शादी, यहाँ तक कि जब लड़के घर की बात करें तो वहाँ तो हल्दी, मेहंदी, शादी और विदाई वाले दिन भी, रिसेप्शन जब होता है तब भी फूलों की व्यवस्था होती है। तो जो वो 3-4 दिन आपके घर में फूलों की व्यवस्था हो रही है, उससे किसी को आर्थिक लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये उसके रोजगार का साधन है कि नहीं है? है। अब हम और आप जिस तरह से वो डेकोरेट करते हैं, हम थोड़ी ना कर सकते हैं या आप थोड़ी ना कर सकते हैं। उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और उन्होंने थोड़ा बहुत प्रशिक्षण लेकर अपने कार्य को किया है। जब वो प्रशिक्षण लेकर कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने एक रोज़गार बना लिया है, एक रोज़गार का माध्यम बन गया है और रोज़गार का माध्यम बन गया है, तो ये आर्थिक दृष्टि से भी आपके लिए उपयोगी हो जाता है। अब हम और आप तो ऐसे ही सजा लेते हैं, लेकिन जो ये हल्दी में सजाने के लिए आते हैं, जो मेहंदी में सजाने के लिए आते हैं, यहाँ तक कि जो आपकी जयमाल की सजावट जो होती है 10-10 हज़ार तो वही ले लेते हैं, पुष्प सज्जा के लिए ही। मतलब उसी में उनका सब कुछ रहता है। फिर भी एक प्रकार से देखा जाए तो वो अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ पुष्प सज्जा की ही हम बात करें, तो तकरीबन वो 3-4 हज़ार तो लगा ही देते होंगे फूलों पर, ठीक? तो ये पुष्प सज्जा आपके लिए एक क्या बन गया है, एक रोज़गार का साधन बन गया है या फिर ये एक प्रकार से आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, ठीक? तो ये हमारे कई महत्व हैं, एक महत्व नहीं है कि हम फूल की व्यवस्था करते हैं, फूल की सज्जा करते हैं। अब चलिए थोड़ा-सा हम बात करते हैं फूल की शैलियों के बारे में। जैसे फर्नीचर की आपने शैली देखी, आप वैसे ही आप पुष्प की शैलियाँ देखेंगे। पुष्प की शैलियों में हम बात करेंगे, जो पुष्प सज्जा की कुछ शैलियाँ हैं जिनका उपयोग आप करते हैं, उसमें हम सबसे पहले अगर शैली की बात करें, तो वो है आपकी प्रारंभिक अमेरिकन शैली। अब ये अमेरिकन शैली क्या है? तो ये इस शैली में आप करते क्या हैं, इस शैली में आप तांबे का फूल और बड़े फूलों का, तांबे के फूलदान और बड़े फूलों का उपयोग करते हैं। मतलब जो ये अमेरिकन पुष्प सज्जा की व्यवस्था है या जो अमेरिकन पुष्प शैली की व्यवस्था है, इसमें आप तांबे का फूलदान उपयोग करते हैं और इसमें बड़े फूलों का उपयोग किया जाता है। परंपरागत बाल्टी के समान व्यवस्था की जाती है और अमेरिकन फर्नीचर या फिर देसी फर्नीचर के साथ इस प्रकार की शैली की व्यवस्था को हम उपयोग में लाते हैं। फर्नीचर के बारे में, जैसे आपने कल देसी फर्नीचर देखा था ना, तो हम उसी को अमेरिकन फर्नीचर कहें या फिर आप बात करें देसी फर्नीचर की, तो वहाँ पर इस प्रकार की शैली की व्यवस्था की जाती है। कैसे? कि तांबे का फूलदान होगा, जो फूलदान होगा आपका वो तांबे का होगा और साथ ही साथ उसमें हम बड़े फूलों को लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बिल्कुल छोटे-छोटे से आपके फूलदान होते हैं, हम उसमें छोटे-छोटे से फूल रखते हैं। बड़े हमारे कुछ इस तरह के फूलदान भी होते हैं, बन तो नहीं पाया है, जिसमें हम बड़े-बड़े फूलों का उपयोग करते हैं। तो जो आपकी अमेरिकन शैली है, इसमें आप जो फूलदान का उपयोग करेंगे वो तांबे का होगा। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, कहीं पर तांबे के, कहीं चांदी के, जिसे हम पोर्सिलीन कहते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कहाँ पर चांदी और कहाँ पर तांबे का उपयोग किया जा रहा है और किस प्रकार के पुष्प सज्जा में आपको यही ध्यान रखना है कि किस प्रकार का आपका पुष्प पात्र होगा, यानी कि जिसे हम फूलदान कहते हैं, वो किस प्रकार का होगा, किस चीज़ का होगा, पुष्पों की व्यवस्था कैसी होगी। इन्हीं सब चीज़ों को तो ध्यान रखना है। चलिए, ये हमने देख लिया कि अर्ली अमेरिकन जो शैली है, उसमें हम किस तरह की पुष्प व्यवस्था करते हैं।
अगर दूसरी शैली की बात की जाए तो ये आपकी आती है कॉलोनियल या फिर जिसे हम कहते हैं 18वीं शताब्दी की शैली। कॉलोनियल को कॉलोनियल ही बोलते हैं और ये आपकी 8th सेंचुरी हो गई, ठीक? अब इसमें क्या होता है? तो इसमें आप पोर्सिलेन या चांदी का पात्र उपयोग में लाया जाता है। ये नाम आप ध्यान रखेंगे क्या? ये जो नाम आपको दिया गया है पोर्सिलेन, ठीक? तो पोर्सिलेन या फिर आप चांदी के पात्र का उपयोग करते हैं। चांदी के पात्र यहाँ पर फूलदान की ही बात हो रही है और किसी अन्य पात्र की बात नहीं हो रही है, ठीक? और इसमें वक्र रेखाओं इसमें आप क्या करते हैं? इसमें आप वक्र रेखाओं की डिजाइन होती है और इस शैली में गुलाब, लिली इनके फूलों से सामूहिक पुष्प सज्जा हम करते हैं। ठीक? फूल जैसे गुलाब हो गया, लिली हो गया, इन सारे फूलों का हम उपयोग करते हैं। अगला है आपका फेडरल क्लासिक शैली। अब ये फेडरल क्लासिक शैली क्या है? इसमें हत्थे वाले या फिर प्याले नुमा फूलदान का उपयोग किया जाता है। इसमें औपचारिक पुष्प सज्जा की जाती है तथा हल्के रंग के सुंदर नाजुक फूलों का उपयोग करते हैं। जैसे आपने ऊपर वाले में गुलाब हो गया, लिली हो गया, इन सारे फूलों का इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें भी आप हल्के रंग के फूलों का उपयोग करते हैं। इस शैली में आप गुलाब, डेल्फिनियम और सफ़ेद स्टॉक फूलों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी आपके हल्के रंग के ही फूल का इस्तेमाल किया जाता है। पात्र आप ध्यान रखेंगे हत्थे नुमा या फिर प्याले नुमा फूलदान का उपयोग हम करते हैं। अगला है जापान, जापानी शैली। बहरहाल आप यहाँ पर सिर्फ इतना समझेंगे कि जापानी शैली के बारे में हम थोड़ी-सी बात करेंगे कि जापानी शैली क्या है। लेकिन आप इतना आपको जापानी जो पुष्प सज्जा है उसके बारे में थोड़ा-सा और पढ़ना है, तो जापानी पुष्प सज्जा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ी-सी लंबी है तो इसको भी आपको समझना है। अगर हम बात करें जापानी शैली की, तो इसमें सादे, ऊंचे और नीचे पात्रों को या सजावटी पात्रों और आधारों का उपयोग किया जाता है। इसी में आपने शिंसो हाई की सुना था कि नहीं सुना था? सुना था। अभी आगे आप देखेंगे भी। जापानी शैली में रेखीय व्यवस्था व असममितीय संतुलन वाली व्यवस्था की जाती है। इसमें पुष्प कम, पत्तियाँ अधिक उपयोग में लाई जाती हैं। थोड़ा-थोड़ा आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि जैसे जो हमारी पुष्प व्यवस्था है अलग-अलग है। कहीं पर हम पत्तियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, कहीं पर हम पुष्पों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। कहीं पर हमारे लिए लंबी टहनी इम्पोर्टेंट होती है, तो कहीं पर हम छोटे-छोटे ऐसे समूह में मतलब गुच्छे-नुमा फूलों का उपयोग करते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगली बात करें हम आधुनिक शैली की। आधुनिक शैली या फिर जिसे आप 20वीं शताब्दी की शैली के नाम से जानते हैं। मॉडर्न या फिर आप 20th सेंचुरी की बात कर लें, तो ये आपका क्या है? इस शैली में सादे आधारीय रंगों के ज्यामितीय पात्रों का उपयोग किया जाता था, जिसमें पुष्प सज्जा खुली और शैलीयुक्त होती है और इस प्रकार की व्यवस्था में स्पष्ट रूप से बल दिया जाता है। ये आपने 5 प्रकार की शैलियों के बारे में ज़िक्र किया। प्रारंभिक अमेरिकन देखा, कॉलोनियल देखा, फेडरल देखा, जापानी देखा, साथ ही साथ आपने 20वीं शताब्दी की सज्जा की बात की। इसमें आप जैसे जब आप फूल सज्जा करते हैं, तो आप फूलदान का उपयोग करते हैं। फूलदान के बिना आप पुष्प सज्जा की व्यवस्था कर ही नहीं सकते हैं। तो जब आप पुष्पों का चुनाव करते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि आप ये देखें कि आपने फूलदान का चयन कैसे किया है। अगर ये मानते हैं कि आपने इतना बड़ा फूलदान का चयन कर लिया और आपने बिल्कुल छोटे-छोटे पुष्प लगाए, अगर यहाँ पर हम थोड़ी-सी बात करें, तो आपने ऐसे बिल्कुल बड़े से फूलदान का उपयोग कर लिया और आपने पुष्प जो है वो छोटे-छोटे लगाए। तो क्या ये उपयुक्त था? या आपने प्याले नुमा कोई जो है फूलदान लिया और आपने पुष्प जो है उसमें बड़े-बड़े लगा दिए। तो क्या ये उपयुक्त था? तो फूलदान जो पुष्प और उसकी व्यवस्था को आकर्षित करते हैं, आदर्श होते हैं, ऐसे फूलदान हमें ढूँढने चाहिए। फूलदान भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे तस्तरी नुमा भी होते हैं,
प्याले नुमा भी होते हैं, साथ ही साथ आपका अंडाकार होते हैं, जलपात्र के समान होते हैं, बेलनाकार होते हैं, टब नुमा होते हैं, टोकरी नुमा होते हैं। कई प्रकार के आपके फूलदान होते हैं, तो फूलदान कोई एक प्रकार का, 2 प्रकार का नहीं होता है। फूलदान की अगर हम बात करें, तो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है, लेकिन कुछ चीज़ों में जैसे आपके पूछे जाते हैं कि किस प्रकार का फूलदान होना चाहिए, जैसे अभी आपने जो अलग-अलग क्लासिक में बात की, तो उसमें जब हम देखेंगे कि किस प्रकार के फूलदान का उपयोग करना चाहिए, तो वो थोड़ा-सा आपको ध्यान होना चाहिए। बाकी अब जो आप बात करेंगे अलग से जापानी पुष्प सज्जा की, अगला जो हमारा टॉपिक है, क्या है? वो है हमारा जापानी पुष्प सज्जा। तो जो जापानी पुष्प सज्जा है, इसमें थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज़ कैसे है। सबसे पहले अगर हम बात करें जापानी पुष्प सज्जा की, तो पूर्व के देशों जैसे कि भारत, चीन, जापान, इनमें उद्यानों और पुष्पों से लोगों को हमेशा से ही बहुत प्रेम रहा है। जापान में पुष्प विन्यास को एक महत्वपूर्ण कला माना जाता है और आपको तो पता ही है कि जो इसका प्रचार-प्रसार का काम किया था, वो जापान ने ही किया था। भले ही चीन ने इसका उद्भव किया हो, बट जो इसके प्रचार-प्रसार का काम किया था, वो जापान ने ही किया था। भगवान बुद्ध की मूर्ति पर समर्पित करने के लिए फूल रखे जाते थे और ये फूल अक्सर आप देखेंगे तो बड़े कांसे के पात्रों में रखे जाते थे और सज्जा प्रायः 10-15 फीट ऊंची होती थी। मतलब इसमें आप जो पुष्प व्यवस्था पढ़ेंगे जापान में, इसमें आपको देखने को मिलेगा लंबी-लंबी टहनियाँ देखने को मिलेगी। इनका मतलब ये होता था कि हम जितनी लंबी टहनी का प्रयोग करेंगे, भगवान तक हमारा संदेश उतनी जल्दी पहुँचेगा। ऐसा इनका मानना था। तो धीरे-धीरे इस प्रकार के जो फूल संभ्रांत हैं, ये परिवारों द्वारा अपने परिवारों में, पूजा स्थलों में, इन सभी जगहों पर किया जाने लगा। तो ज़रा हम ये समझते हैं कि जब हम जापान में पुष्प सज्जा की बात करते हैं, तो इसमें पुष्प सज्जा कई प्रकार से की जाती है, जिसमें जैसे कुछ शब्द आपको ध्यान रखने होते हैं। अगर हम उन शब्दों की बात करें, तो इसमें सबसे पहले आपका आता है रीका। रीका क्या है? ये आपका एक पुष्प सज्जा है। इसमें जो पात्र होता है, वो क्या होता है? लंबा होता है। हम मान के चलते हैं कि ये थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। ऐसे मान के चलते हैं, ऐसे पात्र होता है, लंबा पात्र होता है। लेकिन जो इसमें टहनियाँ होंगी, वो भी लंबी होंगी। ऐसा नहीं है कि आप छोटी टहनी का प्रयोग कर लिए, ठीक? तो टहनियाँ भी इसमें लंबी-लंबी होती हैं। रीका में क्या होगा? पात्र लंबा होगा। रीका में टहनियाँ क्या होंगी? वो लंबी होंगी, ठीक? अगर वहीं हम बात करें शो का, शोका क्या है? तो शोका के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि शोका में आपका जो पात्र होगा वो छोटा होगा, छोटी सजावट की जाएगी और ये आपकी जैसे ऐसे मान लेते हैं, फूल तो नहीं बन रहा है बट आप ऐसे समझने की कोशिश करिएगा कि फूलदान आपका छोटा-सा है और उसमें आपने छोटी-सी सजावट की है। आप सबने देखा होगा छोटी सजावट, तो ये 15वीं शताब्दी की सज्जा है। कौन-सा? आपका शोका। तो पूछ लिया जाता है रीका, शोका इनका संबंध किससे है? इनमें किस प्रकार की रीका में किस प्रकार के पात्र रहते हैं? तो लंबे रहते हैं। टहनी कैसी होती है? लंबी होती है। शोका में पात्र छोटे होते हैं, छोटी सजावट होती है, 15वीं शताब्दी की ये आपकी सजावट है। ठीक? आगे हम बात करें जो कि बहुत बार पूछा गया है, मोरीबाना क्या है? नाज़ीरे क्या है? मोरीबाना क्या है? मोरीबाना, नाज़ीरे और साथ ही साथ इकेबाना, टोकोबाना ये तमाम शब्द आपको जापान से ही सुनने को मिलते हैं। अगर हम बात करें मोरीबाना और नाज़ीरे, तो प्रगति के साथ-साथ जापान में धीरे-धीरे पुष्प सज्जा में परिवर्तन हुआ और 19वीं सदी से पुष्प सज्जा घर में केवल टोकोबाना और जो देव स्थल थे वहाँ पर किए जाते थे। अगर हम मोरीबाना की बात करें, तो ये मोरीबाना है क्या? क्या है? तो जो ये आपका मोरीबाना है, इसमें चौड़े उथले पात्रों का उपयोग किया जाता है पुष्प सज्जा में और सज्जा इसमें स्वतंत्र होती है। अगर हम बात कर रहे हैं मोरीबाना की, तो मोरीबाना चौड़े
और उथले पात्रों का उपयोग पुष्प सज्जा के लिए किया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो सज्जा होती है वो स्वतंत्र होती है। वहीं अगर हम नाजीरे की बात करें, नाज़ीरे क्या है? तो नाज़ीरे क्या है? ये आपका अधिक ये आप थोड़ा-सा मिसप्रिंट है। ये अधिक प्राचीन सज्जा होती है, इसमें आप लंबे पात्रों का उपयोग करते हैं। तो ये आपको मोरीबाना और जो नाज़ीरे है, दोनों समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अगर बात कर लेते हैं सिटू सज्जा। तो सिटू सज्जा क्या है? सिटू सज्जा हम ऐसे सज्जा को बोलते हैं जिसमें आप एक-एक फूल को चुनकर लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं पर जैसे आपने जो ये एंगेजमेंट वगैरह होती है तब भी और जब ये शादी वगैरह होता है तो आपने देखा होगा कि ऐसे एक आपके पास उनके जो सजावट करते हैं उनके पास ऐसे ही एक क्या होता है, अगर फिर से हम यहाँ पर थोड़ा-सा यहीं पर बनाना पड़ेगा। ये अगर हम बनाएँ तो उनके पास ऐसा कुछ होता है ऐसा और उसमें वो ऐसे-ऐसे कुछ लाइनें बनी होती हैं, छोटे-छोटे पटरियाँ लगी होती हैं, ऐसे। अब हम क्या करते हैं अपने पुष्पों को इसी में इसी में सजाते हैं, ऐसे यहाँ पर ला कर एक-एक पुष्प उसमें लगाते हैं। तो ये आपका होता है सिट्टू सज्जा, ठीक? जब आप एक-एक पुष्प को लाकर सजाते हैं सजावट वाले स्थान पर। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने पहले माला बना लिया, फिर लाकर आपने सजाया, नहीं, ऐसा नहीं। आप एक-एक फूल लाकर जहाँ पर आपको सजाना है, वहीं पर आप लगाते हैं, तो वो आपका सिट्टू सज्जा होता है। अगला है आपका टोकोबाना। टोकोबाना क्या है? टोको बाना जो जापान में पूजा का स्थल होता है, पुष्प सज्जा को जापान में जो आपके जापान में जो पूजा स्थल है, वहाँ को आप टोकोबाना के नाम से जानते हैं, ठीक? और अगर हम इकेबाना की बात करें, तो इकेबाना जो जापानी पुष्प सज्जा है, जापानी पुष्प सज्जा में इकेबाना के नाम से जाना जाता है जापानी पुष्प सज्जा को और इकेबाना का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है जीवित फूल। वो फूल और पौधे सचमुच जीवित माने जाते हैं तथा प्रतीकों के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। पुष्प सज्जा उनके लिए सिर्फ सौंदर्य ही नहीं, प्रकृत आत्म अभिव्यक्ति भी है। इकेबाना अर्थात फूलों के माध्यम से प्रतीकों की ये भाषा शैली पश्चिम में भी काफ़ी लोकप्रिय है और सज्जा शैली पर इसका प्रभाव पड़ता है। इकेबाना अब पूरे विश्व में प्रसिद्ध और लोकप्रिय है, ठीक? अच्छा, जब हम बात करते हैं ये जापानी पुष्प सज्जा की, तो स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया कि इसमें टहनियों को बड़ा महत्व दिया जाता है या रेखाओं को बहुत महत्व दिया जाता है। जैसे अगर हम सबसे यहाँ पर बात करें तो 3 इनकी प्रमुख रेखाएँ होती हैं जो कि ये अपने पुष्प सज्जा में प्रयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं शिन, शो, हाइकी और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि शिन क्या दर्शाता है, शो क्या दर्शाता है और हाइकी आपको क्या दर्शाता है। साथ ही साथ ये कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। अगर हम एक-एक की बात करें, सिन, सबसे पहले तो यही आपको कि सिन किसको इंगित करता है, तो ये स्वर्ग को इंगित करता है। साथ ही साथ ये जो आपकी पुष्प सज्जा होती है, अगर हम इसकी पुष्प सज्जा की बात करें तो ऐसी हो गई या आप ऐसे नहीं, ऐसे अगर हम बात करें तो ये पुष्प सज्जा हो गई, एक आपकी टहनी ऐसे जाती है, एक टहनी ऐसे जाती है, एक आपकी ऐसे जाती है। तो जो आपकी सबसे लंबी टहनी है ये फिर भी लंबी होगी ऐसे, यहाँ पर स्पेस ही नहीं है तो क्या किया जाए? कोई बात नहीं, ये आपकी सबसे लंबी टहनी यही है, ठीक? जो बिल्कुल सीधी होती है। तो ये सबसे लंबी टहनी होती है और ये मध्य में होती है, 90 डिग्री के कोण पर होती है, जिसे हम सिन के नाम से जानते हैं। सिन आपका किसको इंगित करता है? तो सिन आपका स्वर्ग को इंगित करता है, ठीक? वहीं अगर हम दूसरी बात करें सो की, सो क्या है? तो सो आपका मानव को इंगित करता है। ये आपका 45 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम फिर से बनाएँ वही आपका, तो ये आपका हो गया, ये है आपका सिन, ये है आपका सो और ये है आपकी हाइकी। सिन क्या था?
स्वर्ग था। ये जितनी लंबी टहनी होगी, भगवान तक हमारा संदेश उतना ही जल्दी पहुँचेगा। सो क्या है? तो सो आप मानव को इंगित करता है और ये 45 डिग्री के एंगल पर होता है। ठीक? अगला है आपका हाई की। हाई की जो है, ये आपकी अगर हम बात करें तो ये आपकी पृथ्वी को इंगित करती है। सिन सो हाई की ऐसे बनेगा। हाई की जो है ये आपके पृथ्वी को इंगित करेगी और ये 75 डिग्री के कोण पर बनता है। ठीक? ये पृथ्वी है। ये 3 रेखाएँ हैं जो कि आपको सिर्फ़ यही इतना ध्यान रखें आप कि सिन क्या है? सबसे लंबी रेखा है, स्वर्ग को इंगित करता है, बीच में होता है, 90 डिग्री के कोण पर होता है। सो क्या है? सो मानव को इंगित करता है, 45 डिग्री के कोण पर होता है और हाई की जो है वो पृथ्वी को इंगित करती है, 75 डिग्री के कोण पर होती है। ठीक? अब ये आप पुष्प सज्जा जापानी ही देख रहे हैं अभी। अब इसी में अगर हम बात करें, जैसे जो जापानी पुष्प सज्जा है, जापानी पुष्प व्यवस्था बहुत आसान और सुगम है। हर पुष्प सज्जा प्रेमी इसका उपयोग कर सकता है। इसके लिए केवल आपको एक पात्र, एक पिन होल्डर, टहनियाँ जो उसको थामे रखें, फूल, पत्तियाँ, कुछ डंठल, कंकड़, पत्थर इन सब की आवश्यकता होती है और आप इसे बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। लेकिन अगर हम यही बात करें कि मुख्य टहनियों के बहाव के दिशा के आधार पर अगर जो पुष्प सज्जा की जाती है वो कितनी प्रकार की होती है, तो वो 4 प्रकार की होती है। आज की क्लास हम बस इन्हीं जापानी पुष्प सज्जा पर समाप्त करेंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और अभी हमें इसमें कुछ और चीज़ें पढ़नी हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बहाव की दिशा के आधार पर पुष्प सज्जा 4 प्रकार की है। पहली है आपकी लंबवत पुष्प सज्जा। लंबवत पुष्प सज्जा क्या है? यानी कि जो अपराइट होता है आपका ऊपर की तरफ। ये पुष्प सज्जा या इस प्रकार की सज्जा के लिए लंबे मध्यम आकार के फूलदान लिए जाते हैं। सभी मुख्य टहनियाँ सीधी और खड़ी रेखा में होंगी। लंबवत का मतलब ये है कि लंबा पात्र भी होगा आपका, यानी कि फूलदान जो होगा वो लंबा या फिर मध्यम आकार का, बहुत लंबा नहीं कह सकते हैं, तो थोड़ा लंबा ही होगा और जो टहनियाँ हैं, जो पत्तियाँ हैं, ये सारी चीज़ें खड़ी-खड़ी होंगी, सीधी रेखा में होंगी। दूसरा है आपका तिरछी। लंबे और उथले फूलदान में मुख्य टहनियों की तिरछी व्यवस्था की जाती है। जब आप अपने जो फूलदान है वो आपका लंबा होगा या फिर उथला होगा। इसमें आप जो मुख्य टहनी है, मुख्य टहनी की तिरछी व्यवस्था कर देते हैं। तब ये आपकी तिरछी सज्जा होती है। अगर वहीं हम बात करें चौथी सज्जा की, तो ये आपकी लटकती हुई सज्जा होती है और इस प्रकार की सज्जा में भी आप मध्यम आकार या फिर लंबे आकार के फूलदानों में अच्छी लगती हैं। इसमें मुख्य टहनियाँ फूलदान के मुख के पास ही होती हैं, मुख के पास नीचे की ओर लटकी हुई होती हैं। साथ ही ऊंचाई पर रखने के लिए हम ऐसी पुष्प सज्जा का उपयोग करते हैं। ठीक? अगला है तैरती और चपटी पुष्प सज्जा। लंबी देखा, तिरछी देखा, लटकी हुई देखा। जैसे आपने देखा होगा कि कभी-कभी हम बालकनी वगैरह में कुछ इसी तरह के ऐसे पात्र का उपयोग करते हैं। इसमें फूल जो है ऐसे हमारे लटके होते हैं और हम इनको टाँग देते हैं। टाँग देते हैं ना? आपने अक्सर देखा होगा। तो उसी की बात हो रही है। और फिर चौथा है आपका तैरती पुष्प सज्जा। अगर हम तैरती हुई पुष्प सज्जा की बात करें, यानी कि ये आपने क्या देखा? ये आपने एक हैंगिंग वाला देख लिया, लटकाई हुई देख लिया। अब हम फ्लोट करते हुए देखेंगे, फ्लोटिंग वाला। तो जो तैरती हुई हैं या फिर फ्लैट यानी कि चपटी व्यवस्था, तो ये सज्जा ट्रे या फिर प्लेट में जो 2 या 3 इंच ऊंची हो की जाती है और इसमें टहनी छोटी होती है, सज्जा सुंदर और आकर्षक होता है। वही हम आपसे पहले ही कहे कि जब आपका जो पात्र है वो छोटा होगा तो आप जो उसमें टहनियाँ लगाएँगे वो भी तो छोटी ही होगी ना, कि आप बड़े-बड़े स्वर्ग में पहुँचाने का कार्य करेंगे। नहीं, हम क्या करेंगे, हम छोटे-छोटे फूलों का, छोटे-छोटे टहनियों का उपयोग करेंगे तो हमारी जो सज्जा है वो आकर्षक लगेगी। ठीक?
ये आपने कुछ जापानी पुष्प सज्जा के प्रकार पढ़े और ये आपसे पूछे भी जाते हैं, तो थोड़ा-सा इसमें आप पात्र वगैरह का नाम ध्यान रखिएगा। पात्र कैसे हैं, कैसे पुष्प हैं, और ये जो 3 रेखाओं का ज़िक्र किया गया, ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं शिन्सो हाई की। कौन किसको इंगित कर रहा है, कितने डिग्री के कोण पर है, कौन मध्य में होगा, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। तो अभी आपका ये जो आपका पुष्प व्यवस्था का चैप्टर है, ये समाप्त नहीं हुआ है। कल हम देखेंगे पुष्प व्यवस्था के प्रकार, कितने प्रकार से हम पुष्प व्यवस्था कर सकते हैं। तो कल की क्लास हमारी यहीं से स्टार्ट होगी। आज आपने जितना पढ़ा है आप इसको रिवाइज़ करिएगा। कल हम पढ़ेंगे पुष्प व्यवस्था के प्रकार और कुछ फूलों को तोड़ने के नियम देखेंगे, फूलों में उपयोग होने वाले कुछ वस्तुओं को देखेंगे, नियम देखेंगे कि हम फूलों को ताज़ा कैसे कर सकते हैं, हमें फूलों को कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए, इन सब के बारे में हम ज़िक्र करेंगे क्योंकि यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि जितना आज आपने पढ़ा है, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं, क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है। ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। अच्छा, आप में से जिन लोगों ने भी अभी तक टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, तो आप टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रोज़ रात 9 बजे आपकी क्विज़ होती है। क्विज़ आपके 5 ही क्वेश्चन होते हैं बट आपके रिवीजन के लिए अच्छे रहते हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है जो कि आप पढ़े ना हों, क्वेश्चन भी आपके अच्छे होते हैं, रिवीजन की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप में से जिन्होंने भी अभी तक जॉइन नहीं किया है, आप जॉइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और रिवीजन वगैरह करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।